Okay, so people in heredity and evolution, we were almost on the last stages of this chapter, ठीक है. और इसमें आज हमारा बेसिकली पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. तो एवोल्यूशन एंड इट्स प्रोग्रेस. एवोल्यूशन मतलब क्या होता है कि आपके हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो है तो ट्रांसफर हुए एक जीन से दूसरे जीन में या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और इससे हमारा हुआ है एवोल्यूशन. एवोल्यूशन मतलब कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हमारे नेचर के साथ. हम सब स्पीशीज ने कुछ ना कुछ अडेप्शंस किए हैं और इसी अडेप्शन से हमारा लाइफ स्पैन बढ़ा है. ठीक है, तो एवोल्यूशन एंड इट्स प्रोग्रेस. तो अगर हम देखेंगे भाई साहब, इट इज नॉट ट्रू दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम चिंपैंजीज. तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब ये ट्रू नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम चिंपैंजीज. ठीक है, so it's not true that they have evolved from chimpanzees. Rather, both human beings and chimpanzees have evolved from a common ancestor a long time ago. तो ये common ancestor थे जिससे भाई साहब इस तरह के species evolve हुए हैं. ठीक है, all these species must have evolved from a common ancestor. अगर human beings chimpanzees से evolve हुए होते तो अभी सारे chimpanzees तो गायब हो गए होते, लेकिन chimpanzees हमारे साथ coexist कर रहे हैं. ठीक है, so they must have evolved from a common ancestor. So here is how the evolution must have happened. ठीक है, इस तरह से भाई साहब evolution हुआ रहेगा. Common ancestor is likely to have been either human or chimpanzee. तो हो सकता है भाई साहब human form में ज्यादा हो या chimpanzee form में ज्यादा हो. ठीक है, जो common ancestor रहा होगा. The two resultant species have probably evolved in their own separate ways to give rise to their current forms. तो अलग अलग forms में ये evolve हुए हैं जिससे इनका करंट फॉर्म्स आ रहा है. ठीक है, दैट इज हाउ दे हैव बेसिकली इवॉल्व. हेंस वी कैन सी दैट देयर इज नो रियल प्रोग्रेस इन द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन. आइडिया ऑफ एवोल्यूशन में भाई साहब कोई रियल प्रोग्रेस नहीं है. एवोल्यूशन इज सिंपली द जनरेशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड द शेपिंग ऑफ द डाइवर्सिटी बाय एनवायरमेंटल सिलेक्शन. तो भाई साहब समझ लो ये अमोइबा है. ऐसा माना जाता है कि सारे स्पीशीज आज की तारीख में किससे इवॉल्व हुए हैं? एक सिंगल सेल अमोइबा से. तो अलग अलग भाई साहब स्पीशीज इवॉल्व हुए हैं प्लांट्स और एनिमल लाइफ में, और इन सारे प्लांट्स और एनिमल लाइफ में अलग अलग डाइवर्सिटी एज पर देयर एनवायरमेंटल सिलेक्शन से आया हुआ है. सो एवोल्यूशन इज सिंपली द जनरेशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड द शेपिंग ऑफ डाइवर्सिटी बाय एनवायरमेंटल सिलेक्शन. ठीक है, तो एनवायरमेंट से हमने जो हमारे एवोल्यूशन के लिए पॉजिटिव है उसको सिलेक्ट किया है, जो नहीं है उसको रिजेक्ट किया है. ठीक है, so the only progressive trend in evolution seems to be that more and more complex body designs have emerged over time. तो अगर आप देखोगे अलग अलग कॉम्प्लेक्स बॉडीज इवॉल्व हुए हैं, डियर से लेकर भाई साहब राइनो से लेकर, ठीक है, पोलर बियर, ठीक है, वी हैव बेसिकली ऑक्टोपसेस, जेलीफिश वगैरह, इतने जितने सारे स्पीशीज हैं दे हैव बेसिकली इमर्ज्ड ओवर टाइम. ठीक है, इट इज नॉट एज इफ द ओल्डर डिजाइंस आर इनएफिशिएंट. ऐसा नहीं है कि ओल्डर डिजाइंस आपके इनएफिशिएंट है. ठीक है, आज की तारीख में भी बहुत सारे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स को एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे साथ. ठीक है, प्रिमिटिव फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, मेनी ऑफ द ओल्डर एंड सिंपलर डिजाइंस स्टिल सर्वाइव. ठीक है, सिंपलर बॉडी डिजाइन के स्टिल सर्वाइव. इनफैक्ट वन ऑफ द सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म्स दैट इज बैक्टीरिया इनहैबिट द मोस्ट इनहॉस्पिटेबल हैबिटेट्स लाइक हॉट स्प्रिंग्स. ठीक है, ऐसा माना जाता है कि बैक्टीरिया ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकता है. ये हॉट स्प्रिंग्स जो वॉल्केनो से उभरते हैं यहाँ पे कोई नहीं रह सकता, लेकिन बैक्टीरिया कैन सर्वाइव हियर. ठीक है, इनफैक्ट वन ऑफ द सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म्स. और इसको प्रिमिटिव क्यों माना जा रहा है? क्योंकि आपने देखा कि भाई साहब ओपेरन और हैल्डन के एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव हुआ कि अर्थ में एक टाइम पे ऐसा एनवायरमेंट था जो ऑक्सीजन लेस था. ठीक है, काफी ज्यादा टेम्परेचर्स थे, मीथेन गैस था भाई साहब, नाइट्रोजन गैस, ये सब सारी चीजों से क्या हुआ? ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, ऑर्गेनिक रिएक्शन से हमारे जो बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सब बने और शायद वहीं से लाइफ इवॉल्व हुआ है. ठीक है, सो दैट इज ओपेरन एंड हैल्डन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, और अगर अर्थ का सिचुएशन उस टाइम पे ऐसा रहा होगा तो हो सकता है बैक्टीरिया उस टाइम पे सर्वाइव करते हो, क्योंकि आज की तारीख में भी ऐसा देखा जा रहा है कि हॉट स्प्रिंग्स में कोई नहीं सर्वाइव कर सकता, लेकिन बैक्टीरिया कैन वेरी वेल सर्वाइव. इनफैक्ट वन ऑफ द सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म्स दैट इज बैक्टीरिया इनहैबिट द मोस्ट इनहॉस्पिटेबल हैबिटेट्स. इनहॉस्पिटेबल हैबिटेट मतलब जहां पे रहना दुश्वार हो, जहां पे रहना पॉसिबल ही ना हो, जहां पे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो, ऐसे हैबिटेट में आज की तारीख में भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है.
इसीलिए हमारा ये बोलना कि जिस भी प्लैनेट में आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता है, एक तो आप लोग एब्सेंट है, किस कारणवश एब्सेंट है कुछ नहीं मालूम, अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा तो अटेंशन पे कीजिए। हम अगर बोल रहे हैं कि किसी प्लैनेट में लाइफ नहीं है, ठीक है, आप अगर ध्यान दें इस चीज को कि भाई साहब प्लैनेट में लाइफ क्यों नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, टेम्परेचर्स बहुत हाई है या तो बहुत लो है, लेकिन इन सारे सर्कमस्टेंसेस में बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। सो इट इज नॉट फीजिबल टू से दैट द प्लैनेट इज लाइफलेस, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया कैन एक्चुअली इनहैबिट प्लेसेस wherein none of the living organisms could sustain or most of them would perish, ठीक है। डीप सी थर्मल वेंट्स, अगर आप देखोगे डीप सी में जो थर्मल वेंट्स होते हैं, मतलब इतना ज्यादा गर्म होता है वहां पे, मतलब वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं वहां पे भी भाई साहब बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। आइस इन एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका में जो आइस है उसमें भी भाई साहब बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, जहां पे मोस्ट इनहॉस्पिटेबल और एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस हैं, ठीक है, वेदर रिलेटेड या टेम्परेचर रिलेटेड, वहां पे बैक्टीरिया सर्वाइव कर पा रहा है, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट द पिनिकल ऑफ एवोल्यूशन। पिनिकल ऑफ एवोल्यूशन मतलब आज की तारीख में यस ऑफ ऑल द स्पीशीज वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, लेकिन पिनिकल ऑफ एवोल्यूशन नहीं है। पिनिकल मतलब एकदम एक बेस्ट फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि हम उन जगहों पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जहां पे बैक्टीरिया सर्वाइव कर पा रहा है, ठीक है। सो दे आर नॉट द पिनिकल ऑफ एवोल्यूशन बट सिंपली येट अनदर स्पीशीज इन द टीमिंग स्पेक्ट्रम ऑफ इवॉल्विंग लाइफ। तो इतने सारे भाई साहब स्पीशीज हैं, उनमें भाई साहब एक है, हाँ स्ट्रांग है आज की तारीख में सबसे, लेकिन हम इसको ये नहीं बोल सकते कि यही एकमात्र प्राणी है जो रहना चाहिए, ठीक है। इट्स नॉट द पिनिकल ऑफ एवोल्यूशन। ओके, दैट बेसिकली कंप्लीट्स योर चैप्टर। वी विल look at this chapter from the state board perspective as well. Okay, so human evolution में हम देखते हैं भाई साहब what is the same tools for tracing evolutionary relationships, ठीक है। ह्यूमन एवोल्यूशन से अगर हम देखेंगे, एक्सकेवेटिंग मतलब जब हम लैंड को खोदते हुए जाते हैं और उसमें हमको बोन्स मिलते हैं, ठीक है, स्केलेटन्स मिलता है, इसको हम बोलते हैं एक्सकेवेटिंग। तो जो टूल्स हमने यूज किया हुआ है एनिमल एवोल्यूशन को समझने के लिए, लगभग वही टूल हम ह्यूमन एवोल्यूशन को समझने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। ओके, सो एक्सकेवेटिंग, टाइम डेटिंग, इसमें हमारा जो होता है कार्बन डेटिंग मेथड यूज होता है। कार्बन का C14 आइसोटोप प्राइमरली यूज होता है टू ट्रेस आउट द एज ऑफ फॉसिल्स इम्प्रिंट्स दैट वी अनकवर फ्रॉम अर्थ, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली टाइम डेटिंग मेथड। स्टडिंग फॉसिल्स, ठीक है, एज वेल एज डिटर्मिनिंग DNA सीक्वेंसेस have been used for studying human evolution. DNA मतलब deoxyribonucleic acid, इसके सीक्वेंसेस, पैटर्न्स, इन सब को समझकर हमने पूरे ह्यूमन एवोल्यूशन को बेसिकली समझने की कोशिश की है, ठीक है। ओके, देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म्स एंड फीचर्स अक्रॉस द प्लैनेट। पूरे प्लैनेट में भाई साहब अलग अलग ह्यूमन फॉर्म्स एंड फीचर्स हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्स है, ठीक है। देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म्स एंड फीचर्स अक्रॉस द प्लैनेट, ठीक है, अक्रॉस द प्लैनेट। There is a great diversity of human forms and features across the planet. तो अगर आप देखोगे ह्यूमन फॉर्म्स में ही आपको अलग स्किन टाइप के लोग मिल जाएंगे, अलग हाइटेड लोग मिल जाएंगे, अलग बॉडी स्ट्रक्चर के लोग मिल जाएंगे, ठीक है। सो अक्रॉस डिफरेंट प्लैनेट्स एंड अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज यू विल फाइंड पीपल हैविंग डिफरेंट बॉडी शेप, साइज, स्किन कलर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे वेरिएशंस हमको मिलते हैं। देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी, so much so that for a long time people used to talk about human races, ठीक है। तो बहुत सालों तक ह्यूमन रेसेस के बारे में डिस्कस किया जाता था। इनफैक्ट वन ऑफ द बहुत सारे जीनोसाइड्स जो हुए हैं, बहुत सारे जो जैसे हिटलर ने कोशिश की कि पूरा एक ज्यूस के पूरे इसको फैमिली को खत्म कर दिया जाए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और भी डिक्टेटर्स थे, नॉट ओनली हिटलर, बट मेनी जीनोसाइड्स हैव रिजल्टेड बिकॉज ऑफ अ हेट्रेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर रेस, ठीक है। तो ऐसा रेस माना जाता था, ठीक है। रेस मींस अ पर्टिकुलर क्रीड, ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे अकॉर्डिंग टू हिटलर ओनली द आर्यन रेस इज सुप्रीम एंड दैट इज द ओनली रेस विच शुड सर्वाइव, बाकी सबको मार देना चाहिए, ठीक है। दैट वाज हिज डॉक्ट्राइन। और देयर आर मेनी रीलर्स लाइक दिस, ठीक है। स्किन कलर यूज्ड टू बी द कॉमनेस्ट वे ऑफ आइडेंटिफाइंग दीज सो कॉल्ड रेसेस। ज्यादा करके हमने स्किन कलर को यूज किया हुआ है, ठीक है। और स्किन कलर बाहर के देशों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मतलब अभी भी काफी सारा डिस्क्रिमिनेशन बाहर के देशों में ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर होता है, ठीक है। हमारे इंडिया में
डिस्क्रिमिनेशन जनरली रिलीजन और कास्ट पे होता है। बाहर के देशों में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है जनरली ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर होता है। और स्किन कलर जैसे हमने देखा कि भाई साहब ऐसे कॉम्बिनेशन से बनता है, अगर ए बी बी सी सी हो गया सो दिस विल बी बेसिकली अ नीग्रो, और अगर ऐसा ए बी बी और सी सी हो गया दिस विल बी बेसिकली एन अल्बाइनो। और इनके बीच में और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। थैंक यू सर। ठीक है, सो ये आपके स्किन कलर के कॉम्बिनेशंस हो गए। ठीक है, सम वेर कॉल्ड येलो, सम ब्लैक, सम व्हाइट, सम ब्राउन। ठीक है, अलग अलग स्किन कलर के स्पीशीज के लोग थे। ठीक है, ऑल ऑफ देम हैड डिफरेंट कलर्स। हैव दीज डिफरेंट ग्रुप्स इवॉल्व डिफरेंटली? क्या इनका दूसरे तरीके से एवोल्यूशन हुआ है? ठीक है, over recent years the evidence has become very clear. The answer is that there is no biological basis to the notion of human races. ठीक है, कोई बायोलॉजिकल बेसिस नहीं है। ठीक है, ह्यूमन रेसेस का मतलब बायोलॉजिकल बेसिस नहीं, मतलब कैसा बोल सकते हैं आप? बायोलॉजिकल बेसिस मतलब अच्छा चलो ये पहले के थे और इनसे निग्रोज इवॉल्व हुए, इनसे व्हाइट्स इवॉल्व हुए, इनसे इंडियन स्किन इवॉल्व हुआ, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो दिस इज नॉट लाइक दिस। द आंसर इज दैट देयर इज नो बायोलॉजिकल बेसिस टू द नोशन ऑफ ह्यूमन रेस। वो जोर से नींद आ रही है तुमको। ऑल ह्यूमंस आर सिंगल स्पीशीज, सारे ह्यूमंस जितने ही हैं दे आर ऑल सिंगल। नॉट ओनली दैट, रिगार्डलेस ऑफ वेयर वी हैव लिव्ड फॉर द पास्ट फ्यू थाउजेंड ईयर्स वी ऑल कम फ्रॉम अफ्रीका। ठीक है, तो हम सब के सब अफ्रीका से आए हुए हैं। ठीक है भाई साहब, ये पूरा ना जो ये पूरा था एक लैंड पीस था, दिस वाज ऑल वन लैंड पीस, और फिर धीरे धीरे ऐसे सेग्रीगेट होता गया, धीरे धीरे ऐसे भाई साहब सेग्रीगेट होता गया। ठीक है, सो वी ऑल आर बेसिकली कमिंग फ्रॉम अफ्रीका, वी ऑल आर अफ्रीकन्स। ठीक है, तो दिस इज वेयर वी बिलोंग टू। The earliest members of the human species, that is Homo sapiens, can be traced there. तो वहां से हमको फॉसिल्स मिले हैं अर्लीस्ट मेंबर्स ऑफ ह्यूमन स्पीशीज, दैट इज होमो सेपियंस के। ठीक है, और हम सब वहीं से आ रहे हैं। ठीक है, while the residents spread across Africa, the migrants slowly spread across the planet from Africa to West Asia, then to Central Asia, Eurasia, South Asia and East Africa. तो यहां से भाई साहब सबके सब चितर बितर हुए। ठीक है, all of them basically spread out to different continents. There, okay, so that's how the entire thing happened. They will travel down the islands of Indonesia and Philippines. तो यहाँ से भाई साहब इंडोनेशिया और फिलीपींस के आइलैंड्स में भी ये सेग्रीगेट होने लगे। ठीक है, सो इस तरह से पूरा फैलाव होने लगा। देन दे ट्रैवल ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम फिलीपींस, तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया भाई साहब फिलीपींस से ट्रैवल होते होते। ठीक है, सो वंडर होते होते बहुत दूर तक पहुंच गए। देन दे क्रॉस द बेरिंग लैंड ब्रिज टू द अमेरिकन्स। ठीक है, एंड देन भाई साहब they went forwards and backwards with groups, sometimes separating from each other, sometimes coming back to mix with each other, even moving in and out of Africa. तो भाई साहब ये वापस आते रहे, फिर जाते रहे, वापस आते रहे, फिर जाते रहे। तो इस तरह से भाई साहब जेनेटिक ड्रिफ्ट होता रहा। ठीक है, इस तरह से फैलाव होता रहा, अलग अलग जगहों पे जाकर ये सेटल होते रहे। ठीक है, so there is a continuous drift. If you look at it, they will come back and then they will again go, then from here they will come here. तो इस तरह से भाई साहब पूरा डाइवर्सिटी होता रहा। Like all other species on the planet, they had come into being as an accident of evolution. ठीक है, पूरा जो evolution है भाई साहब वो accident हुई। ठीक है, it's just an accident. ठीक है, evolution अपने तरीके से चल रही है भाई साहब, nature अपने तरीके से चल रहा है, अपने फॉर्मेट से। आप इसको प्रॉपर साइंस में डिफाइन नहीं कर सकते, आप इसको प्रॉपर साइंस की बोतल में नहीं उतार सकते। ठीक है, कि भाई साहब इसका कॉज ये ऐसे ही हुआ रहेगा, दिस इज एब्सोल्युटली इररिलेवेंट। ठीक है, लाइक ऑल अदर स्पीशीज ऑन द प्लैनेट they come into being as an accident. भाई साहब एक्सीडेंट हुआ है, ऑल सारा जो भी स्पीशीज का एवोल्यूशन हुआ वो एक्सीडेंट से ही हुआ है। ठीक है, इससे ये बन गया, इससे ये बन गया। आप भाई साहब अगर केमिस्ट्री लैब में जा रहे हैं, कुछ मालूम नहीं क्या, कुछ भी डाल दिया, ले भाई साहब एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, इस तरह से ही हमारे प्रकृति में एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, ऑल एवोल्यूशंस आर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट एंड वी आर ट्राइंग टू लिव देयर लाइव्स एज द बेस्ट एज दे कुड। सारे स्पीशीज में भाई साहब सब लोग यही स्ट्राइक कर रहे हैं कि दे वुड लिव देयर लाइव्स इन द बेस्ट फॉर्मेट्स। ठीक है, as best as they can. ठीक है, oh thank you हो गया। This completes your chapter. We will check more. Okay, so let's cover this chapter from the state board perspective, people. ठीक है, so if we look into this chapter of heredity and evolution, ठीक है, heredity and evolution में भाई साहब आपका वेटेज चैप्टर का कितना है भाई साहब? अगर आप देखोगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, विदाउट ऑप्शन आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जनरली। ठीक है, ओके, यहाँ पे भाई साहब सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे फटाफट से। हेरिडिटरी एंड हेरिडिटरी चेंजेस भाई साहब क्या क्या हो जाएंगे, देखो ये सब आपके साइंटिस्ट के नाम है और इनका कंट्रीब्यूशन और ईयर है। ठीक है, सो लेट्स से ग्रेगर मेंडल, ही वाज द पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स।
born in the year 1886. None of his works were recognized during his time. We discovered his genius much later. ठीक है. ह्यूगो डिवायर्स म्यूटेशन थ्योरी दिया था इन्होंने 1901 में. वॉल्टर एंड सटन ऑब्जर्व द पेयर्ड क्रोमोसोम्स इन ग्रासहोपर. ठीक है. ऑसवर्ल्ड एवेरी, मैकलिन, मैककार्टी, कॉलिन मैक्लॉयड, all living organisms have DNA as their genetic material. They were the ones who discovered this. ठीक है. Francois Jacob and Jack Monod model for process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cells. This was given in 1961. Hargobind Singh Khurana, who was basically an Indian scientist to get Nobel Prize for his contribution in the discovery of the triplet codons for 20 amino acids. हमारे शरीर में 20 तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं और ये ट्रिपलेट कोडॉन से बनते हैं. ये आप नहीं समझ पाएंगे अभी. ठीक है. 1968 में ये चीज डिस्कवर हुआ था. ठीक है. सो दीज साइंटिस्ट हैव प्लेड अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स. ओके, जस्ट वन मिनट पीपल, ये बाहर कुछ लोग ना. ओके, सो फटाफट से देखते हैं भाई साहब पीपल इसमें क्या क्या है. ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन. ठीक है. सो व्हाट आर दीज प्रोसेसेस बेसिकली? We will quickly look into these processes people are, and these are important processes of reproduction. तो आपका जीन देखिए, दिस इज बेसिकली अ जीन. ठीक है. इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस. एक ऑमलेट समझ लीजिए भाई साहब. ठीक है. इसका बीच का पार्ट आपका हो गया भाई साहब न्यूक्लियस. एक्चुअली एक अंडा जो होता है वो सेल ही है. ठीक है. तो इसका एक न्यूक्लियस पार्ट होगा विच इज मेड अप ऑफ क्रोमोसोम्स. लोकेशन, ठीक है, ये आपका क्रोमोसोम्स है. ठीक है. न्यूक्लियस के अंदर भाई साहब जीन होता है, क्रोमोसोम्स. ये क्रोमोसोम्स को अगर हम खींचेंगे और ऐसे खोलेंगे इसको, अगर समझ लो रस्सी होता है ना ऐसे लपेटे हुए, उस रस्सी को आप खोलेंगे फिर उसका भी रोज खोलेंगे, वैसा अगर आप करेंगे तो आपको जीन मिल जाएगा. ठीक है. सेगमेंट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोलिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. तो बेसिकली डीएनए का एक सेगमेंट होता है. क्या? जीन. जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए. ठीक है. जीन इज व्हाट? सेगमेंट ऑफ डीएनए. डीएनए का एक पार्ट है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है? फॉर कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोलिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी को डिफाइन करता है. ठीक है. इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. सेंट्रल डॉगमा. डॉगमा मतलब क्या होता है? डॉग से कुछ रिलेटेड नहीं है इसका. ठीक है. डॉगमा मतलब थियरी होती है. ठीक है. सेंट्रल डॉगमा क्या है? ठीक है. व्हाट इज द सेंट्रल थियरी? डीएनए. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई साहब. डीएनए इसका होता है ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है. और ये बनता है आरएनए. ठीक है. डीएनए का भाई साहब होगा ट्रांसक्रिप्शन. देखो पहले हुआ कि आपका रेप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ. तो डीएनए अपना एक कॉपी बनाता है. फिर इसका होता है ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए इनटू एमआरएनए. तो डीएनए भाई साहब एमआरएनए में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है. तो ये आरएनए हुआ. फिर ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या बनाएगा भाई साहब? प्रोटीन्स. ठीक है. तो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन आपको देगा आरएनए, आरएनए का ट्रांसलेशन आपको देगा भाई साहब प्रोटीन्स. ठीक है. दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा. सो अगेन व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा? डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विल मेक आरएनए, आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन विल मेक प्रोटीन्स. दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल डॉगमा. सेंट्रल डॉगमा पे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं भाई साहब. ठीक है. ओके. तो ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली होता क्या है? देखो दिस इज आरएनए 5. ठीक है. मतलब देखो कोम देखा है आपने, कोम, तो उसकी तरह होता है ये ऐसे. ठीक है. ये ऐसे कॉपिंग होती है. दिस इज हाउ द कॉपिंग थिंग हैपेंस. ठीक है. तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए फ्रॉम डबल स्ट्रैंड डीएनए. तो डीएनए कैसा है भाई साहब? वैसे डबल स्ट्रैंडेड है. इनमें से एक भाई साहब खुल गया. ठीक है. तो ये जो एक खुल गया दैट इज बेसिकली फॉर्मिंग व्हाट? आरएनए. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंड आरएनए फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से ये खुलकर जो एक सिंगल स्ट्रैंडेड बना, इसको हम बोलते हैं आरएनए. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है. Only one strand of DNA, that is template strand, is used to synthesize a complementary strand of mRNA. mRNA मतलब होता है मैसेंजर आरएनए. एक ही स्ट्रैंड यहाँ पे यूज हो रहा है. डीएनए का एक ही स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड. ठीक है. टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जिसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसका एक ही स्ट्रैंड यूज होता है टू सिंथेसाइज अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ mRNA. ठीक है. कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ mRNA. Are we clear on this one people? ठीक है. Okay. Thus mRNA formed has same coded messages as on the DNA in the form of nucleotides. ठीक है. तो mRNA में क्या हो जाएगा भाई साहब? सेम कोडेड मैसेजेस. ठीक है. सेम कोडेड मैसेजेस एज ऑन द डीएनए. mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए में सेम कोडेड मैसेजेस होंगे जो डीएनए में होते हैं.
इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, डीएनए हैज फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड्स, क्या क्या है भाई साहब? एडेनाइन, ठीक है, टी से भाई साहब थायामाइन, ग्यूनाइन एंड साइटोसाइन। तो डीएनए में ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनाइन, थायामाइन, ग्यूनाइन एंड साइटोसाइन। ये आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। ये इसके बारे में आप विस्तारित रूप से 12th में पढ़ेंगे, ठीक है, बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट अंडरस्टैंड डीएनए हैज फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड्स, क्या क्या है आपके? एडेनाइन, थायामाइन, ग्यूनाइन एंड साइटोसाइन। एटीजीसी बोलते हैं हम इसको, एटीजीसी, ठीक है। कैपिटल ए मतलब एडेनाइन, जी कैपिटल ग्यूनाइन, टी कैपिटल थायामाइन एंड सी कैपिटल साइटोसाइन, ठीक है। तो डीएनए हैज द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड्स, इनमें ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इन केस ऑफ डीएनए ए का पेयरिंग किसके साथ होता है भाई साहब? टी के साथ, और जी का पेयरिंग हमेशा किसके साथ होता है? सी के साथ। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग। ए की पेयरिंग टी के साथ, दैट इज एडेनाइन पेयर्स विद थायामाइन, ठीक है, एडेनाइन पेयर्स विद थायामाइन, ठीक है, एंड ग्यूनाइन पेयर्स विद साइटोसाइन। एडेनाइन, थायामाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन, 4 न्यूक्लियोटाइड्स हो गए डीएनए के। डीएनए में पेयरिंग कैसे होती है? एडेनाइन की पेयरिंग होती है भाई साहब किसके साथ? थायामाइन के साथ, और ग्यूनाइन की पेयरिंग किससे साथ होती है? साइटोसाइन के साथ, ठीक है। ग्यूनाइन पेयर्स विद साइटोसाइन, ठीक है। आरएनए हैज, ये यूरासिल जो होता है ये डीएनए में नहीं होता है, ठीक है। आरएनए हैज यूरासिल इंस्टेड ऑफ थायामाइन। इन केस ऑफ आरएनए ए पेयर्स विद यू एंड जी पेयर्स विद सी। तो डीएनए में क्या क्या होता है? एडेनाइन, साइटोसाइन, ग्यूनाइन एंड थायामाइन। एडेनाइन, थायामाइन, ग्यूनाइन एंड साइटोसाइन। डीएनए में पेयरिंग किसके साथ? किसकी? एडेनाइन की थायामाइन के साथ, दैट इज ए पेयर्स विद टी, एंड ग्यूनाइन की साइटोसाइन के साथ, जी पेयर्स विद सी। इन आरएनए इन प्लेस ऑफ थायामाइन यू हैव यूरासिल। तो आरएनए में पेयरिंग क्या होगी? एडेनाइन की अभी तक पेयरिंग किसके साथ हो रही थी? थायामाइन के साथ। थायामाइन के साथ अभी नहीं होकर किसके साथ होगी? यूरासिल के साथ। तो एडेनाइन विल पेयर विद यूरासिल, ठीक है, इंस्टेड ऑफ थायामाइन। इन केस ऑफ आरएनए ए पेयर्स विद यू एंड जी पेयर्स विद सी। ग्यूनाइन और साइटोसाइन में सेम कॉम्प्लेक्शन रहेगा। फिर से भाई साहब 4 न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में क्या क्या हो गए? एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन, थायामाइन, ठीक है। पेयरिंग कैसे होगी भाई साहब? एडेनाइन की थायामाइन के साथ, दैट इज ए पेयर्स विद टी, एंड पेयरिंग भाई साहब ग्यूनाइन पेयर्स विद साइटोसाइन। In case of RNA, you don't have thiamine. Instead of thiamine, you have uracil. तो यहाँ पे पेयरिंग कैसे होगी? A pairs with T, that is adenine will pair with thiamine and guanine will pair with cytosine. Are we clear on this one, people? A pair with U, na? Adenine will pair with uracil and guanine will still pair with cytosine. ठीक है? ट्रांसलेशन का प्रोसेस, तो अभी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बेसिकली क्या हो गया बच्चा बाड़ी? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ठीक है, डीएनए, द ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, दैट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड, इज यूज्ड टू सिंथेसाइज अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ mRNA, that is messenger RNA. Thus messenger RNA formed as same coded message on the DNA in the form of nucleotides. भाई साहब न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्मेट में, ठीक है। ओके, ट्रांसलेशन का प्रोसेस, तो प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय यूजिंग द कोड्स प्रेजेंट ऑन mRNA। तो डीएनए से, डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या बना आपका? mRNA, ठीक है। mRNA में क्या हो रहा है भाई साहब? प्रोटीन सिंथेसिस। mRNA से क्या हो रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस बाय यूजिंग द कोड्स प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए, दैट इज mRNA। तो मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है बाय यूजिंग द कोड्स प्रेजेंट ऑन इट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे भाई साहब ट्रांसलेशन। mRNA formed in the nucleus comes in the cytoplasm from translation process, ठीक है। देखो यहाँ पे A, U, G, U, U, C, A, ये सारे आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। एडेनाइन है, यूरासिल है, यहाँ पे आपको थायामाइन नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये आरएनए है। आरएनए में थायामाइन एग्जिस्ट नहीं करता है, यूरासिल एग्जिस्ट करता है। तो आपको एडेनाइन मिल रहा है, यूरासिल मिल रहा है, ग्यूनाइन मिल रहा है, ठीक है, साइटोसाइन भी मिल रहा है। तो ऐसे फॉर्मेट में रहता है, मतलब कोई भी आगे पीछे हो सकता है, दैट्स नॉट अ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भाई साहब पूरा स्टार्ट कोडॉन, एंड कोडॉन, ये सब आप बाद में समझेंगे, नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। mRNA formed in the nucleus comes in the cytoplasm from the translation process। तो mRNA जो प्रेजेंट होता है कहां पे भाई साहब? न्यूक्लियस में। कहां से आया mRNA? डीएनए के एक स्ट्रैंड से, डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड से सेपरेट होकर एक mRNA जनरेट हुआ है। ये mRNA कहां पे आता है भाई साहब? mRNA is formed in the nucleus, comes कहां पे? इन द साइटोप्लाज्म फॉर ट्रांसलेशन प्रोसेस। ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए भाई साहब कहां पे आएगा? ये साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ओके,
The code present on mRNA for each amino acid consists of 3 nucleotides and it's called triplet codon. तो ऐसे 3 की टिकड़ियां बनती हैं, AUG, UUC, AAA, ये सब देखो टिकड़ियां बनती जाएंगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है। कोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फॉर ईच अमीनो एसिड। ऐसे आपके बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं। हमारे बॉडी में अलग अलग तरह की प्रोटीन सिंथेसिस होती है, क्योंकि अलग अलग फॉर्मेट्स में सेल्स को प्रोटीन्स चाहिए, और हर 3 कोड से एक अमीनो एसिड जनरेट होता है। अमीनो एसिड से आगे चल के क्या बनता है भाई साहब? प्रोटीन्स, ठीक है। ओके, सो द कोड विच इज प्रेजेंट ऑन mRNA फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड अ ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है, ट्रिपलेट कोडॉन। tRNA, अभी हम बात कर ट्रांसफर आरएनए हैज एंटी कोडॉन which is a nucleotide sequence complementary to the sequence of codon present on mRNA, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब कैसा होगा, देखो ये एंटी कोडॉन है, ठीक है। तो अगर समझ लो आपका यहाँ पे क्या है, AAA है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई साहब? A का कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है? T के साथ। लेकिन क्या कहते हैं, mRNA में, RNA में T नहीं होगा, T की जगह पे क्या होगा? यूरासिल। तो 3 A होंगे तो यहाँ पे 3 U होगा, ठीक है। तो क्या है भाई साहब? tRNA का भाई साहब क्या होगा? ये tRNA है, ठीक है, और मैसेंजर आरएनए। तो यहाँ पे देखो कोडॉन से कोड हो रहा है, ठीक है, कोडिंग हो रही है, ठीक है, दिस इज बेसिकली कोडिंग। इस कोडिंग में tRNA में बराबर उसका ऑपोजिट कोडॉन रहेगा। tRNA हैज एंटी कोडॉन विच इज अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू द सीक्वेंस ऑफ कोडॉन प्रेजेंट इन द mRNA। ये भाई साहब आपका देखो mRNA, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है और tRNA इसके ऊपर आ रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो ये ऐसे जा रहा है भाई साहब, इसके साथ ये इसकी पेयरिंग होगी। तो अगर भाई साहब यहाँ पे A होगा तो यहाँ पे क्या होगा? U। यहाँ पे अगर G होगा तो इसका क्या होगा? C। यहाँ पे अगर C होगा तो ये क्या होगा? G, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इस तरह से भाई साहब पेयरिंग हो रही है और ये अंदर जा रहा है। क्या समझ में आ रहा है ये? ठीक है। तो ये देखो tRNA है, ये आपका जा रहा है ऐसे अंदर, सॉरी mRNA है, और tRNA आकर इसको कोड करता हुआ जा रहा है, ठीक है। सो आपका बराबर जो कॉम्प्लीमेंट्री है वही ऊपर आएगा। एडेनाइन के खिलाफ क्या आएगा भाई साहब? यूरासिल आएगा। अगर यूरासिल इधर है तो इधर क्या आएगा? एडेनाइन आएगा। अगर ग्यूनाइन है तो यहाँ पे क्या आएगा? साइटोसाइन आएगा, ठीक है। क्लियर है? 3 की टिकड़ियां बनेंगी और इन 3 की टिकड़ियों से भाई साहब अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स जनरेट होंगे। इन अमीनो एसिड से आपका प्रोटीन सिंथेसिस होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। तो mRNA कहां से बना? डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड से mRNA बना। आरएनए और डीएनए में क्या फर्क है भाई साहब? डीएनए में आपका थायमाइन होता है और आरएनए में आपका यूरासिल होता है, ठीक है। ये जो आपका बना क्या? mRNA, ये भाई साहब रीड होगा, इसका कोडिंग होगा, ठीक है, किसके साथ? tRNA के साथ, ठीक है। tRNA क्या करेगा? बराबर कॉम्प्लीमेंट्री कोड्स जनरेट करेगा, ठीक है, और ये रीडिंग होगी, ठीक है। सो द कोड tRNA हैज एंटीकोडॉन which is a nucleotide sequence complementary to the sequence of codon present on mRNA, ठीक है। okay, tRNA brings correct amino acid as per the message on mRNA। तो tRNA में भाई साहब करेक्ट अमीनो एसिड आता है as per the message on mRNA। बराबर tRNA उसी को लाएगा, ठीक है। tRNA मतलब ये ऐसे जा रहा है अंदर, ऐसे जा रहा है, ठप 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 ऐसे कोडिंग होता हुआ जा रहा है। आपने जैसे देखा होगा पोस्ट ऑफिस में वैसे, या जो लोग स्टैम्प करते हैं ये पेपर का ठक 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 ऐसे पेपर जाते हैं यार, या जो लोग ये न्यूज़पेपर बेचते हैं ना भाई साहब, तो लोग अगर कोई वो पैम्पलेट अगर बांटते हैं तो न्यूज़पेपर में फटक चल रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही आपका mRNA जा रहा है ऐसे और tRNA इसको कोड करता हुआ जा रहा है और बराबर 3 की कोडिंग होगी। मतलब अगर A प्रेजेंट होगा किसमें? mRNA में, तो उसके अगेंस्ट में tRNA क्या लाएगा भाई साहब? U लाएगा, ठीक है। अगर भाई साहब आपका T प्रेजेंट होगा तो T प्रेजेंट होगा तो T तो प्रेजेंट होगा नहीं, U प्रेजेंट होगा तो उसके अगेंस्ट में A लाएगा, G प्रेजेंट होगा तो C लाएगा, C प्रेजेंट होगा तो G लाएगा, ठीक है। बराबर ऐसे कोडिंग होती जाएगी, ठीक है। tRNA ब्रिंग्स करेक्ट अमीनो एसिड पर द मैसेज ऑन mRNA। इसीलिए हम mRNA को क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो करेक्ट कोडिंग प्रोसेस यहां से भाई साहब जनरेट होती है। क्लियर हम पीपल? हम द अमीनो एसिड सप्लाइड बाय tRNA आर बाउंड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो यहाँ पे भाई साहब पेप्टाइड बॉन्ड्स यहाँ पे भाई साहब कंबाइन हो गए, मतलब ये बॉन्ड से जुड़ गए भाई साहब। द अमीनो एसिड सप्लाइड बाय tRNA से जो अमीनो एसिड सप्लाई हुए हैं बाउंड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स विद द हेल्प ऑफ rRNA, ठीक है। rRNA, तो कितने RNA टाइप्स हो गए आपके? mRNA, tRNA एंड rRNA, ठीक है। rRNA का फंक्शन क्या है भाई साहब? पेप्टाइड बॉन्ड्स विद द हेल्प ऑफ, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड्स जनरेट करता है, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करता है।
टीआरएनए और एमआरएनए में कोडिंग हो रही है भाई साहब, कोडिंग हो रही है, तीन तीन की तिकड़ियां बन रही हैं, इसको जोड़ेगा कौन? आरआरएनए, ठीक है। इट विल बी बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड्स विद द हेल्प ऑफ आरआरएनए, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग प्रोसेस है, मैं आपको उतना ही बता रहा हूं जितना आपको आंसर्स लिखने में जरूरत है। इसको आप बहुत डिस्क्रिप्टिवली पढ़ते हैं 12th में, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, आप हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का चैप्टर 12th में भी आएगा, और उसमें इसके साथ आएगा भाई साहब मॉलिक्यूलर लेवल पे हेरिडिटी को समझना, ठीक है। सो फॉर द टाइम बिंग जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। द प्रोसेस कंटिन्यूज एज द राइबोसोम्स मूव, राइबोसोम मतलब आरएनए है, ठीक है, move along the entire length of mRNA by a distance of one triplet codon, and this is known as translocation। तो भाई साहब ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। तो ये राइबोसोम है, देखो राइबोसोम तक 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 ऐसे कोडिंग होती जा रही है, ठीक है। तो ऐसे राइबोसोम है, और ये जो ट्रांसलोकेशन मतलब ये आगे जा रहा है ना, तो लोकेशन इसका चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। A chain of amino acids is formed and many such chains combine together to form complex proteins। तो अमाइनो एसिड्स का भाई साहब एक चेन फॉर्मेट हो जाता है, और ये ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं भाई साहब? प्रोटीन्स, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी अमाइनो एसिड्स विल एक्चुअली रिजल्ट इन प्रोटीन्स। म्यूटेशन, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय यूजिंग द कोड्स प्रेजेंट ऑन एमआरएनए। तो प्रोटीन की जो सिंथेसिस है बाय यूजिंग द कोड्स विच आर प्रेजेंट ऑन एमआरएनए, इसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब? म्यूटेशन, ठीक है। कोड जो प्रेजेंट है, म्यूटेशंस कैन बी यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल, ठीक है। ये म्यूटेशन के टाइम पे, जैसे अगर आप देखोगे कोरोना के टाइम पे बहुत टाइम लगा हमको वैक्सीन लाने में, 2-2.5 साल लग गए, है ना। व्हाई? बिकॉज दिस वायरस वाज एक्चुअली अंडरगोइंग म्यूटेशंस। वो आप एक दवाई तैयार करते हो, वो दूसरा म्यूटेशन कर गया, अब फिर से, ठीक है। तो ये म्यूटेशंस कंटिन्यूअसली अंडरगो कर रहा है। म्यूटेशंस कैन बी यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल। म्यूटेशंस में भाई साहब कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते हैं, ये हार्मफुल भी हो सकते हैं और ये भाई साहब आपके यूजफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड ड्यू टू म्यूटेशन। ह्यूमन बीइंग्स में जो सिकल सेल एनीमिया होता है, ठीक है, जो एनीमिक पेशेंट्स होते हैं वो बेसिकली सफर करते हैं ड्यू टू म्यूटेशन। इस म्यूटेशन के समय पे गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है, म्यूटेशन के टाइम पे गड़बड़ी हो जाती है, एंड दैट्स बेसिकली रिजल्टिंग, तो आपके पूरे सेल में क्या होगा? सिकल सेल की तरह होगा। enough of oxygen cannot be carried, because of which you will always feel exhausted and tired, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब देखते हैं इसमें, आइडेंटिफाई द सेल्यूलर प्रोसेस डिपिक्टेड इन द गिवन डायग्राम। यहाँ पे भाई साहब सेल्यूलर प्रोसेस क्या है? ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज बेसिकली नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। नेम द जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन ह्यूमंस। वन इज सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। ओके, सिकल सेल मतलब, सिकल मतलब समझ में आता है, ये जो जिससे भाई साहब धान उन काटते हैं, ठीक है। तो आपका जो बाइकॉन्केव रेड ब्लड सेल होता है वो भाई साहब चांद की तरह पतला हो जाता है, और अगर वो पतला हो गया तो वो ऑक्सीजन क्या कैरी करेगा? मतलब रेड ब्लड सेल इकलौता ऐसा सेल है जिसने अपने न्यूक्लियस तक को त्याग दिया है ताकि वो ऑक्सीजन सब कोनों में पहुंचा सके, और उसके बाद अगर उसका साइज ही हम कम कर दें तो क्या खाक ऑक्सीजन पहुंचाएगा? तो इसीलिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जो लोग एनीमिक पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर्ली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसका कोई इलाज नहीं है। जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। उन पेशेंट्स को ताउम्र दवाई खानी पड़ेगी, क्योंकि वो मतलब मैन्युफैक्चरिंग में ही वो चीज ऐसा ही मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं ला सकते। वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट अ पैथोजन और अ बैक्टीरिया और अ वायरस, दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, एंड अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव एन आंसर टू दिस, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब बोर्ड क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन from molecule of DNA to mRNA is transcription, translocation, translation, mutation। 2020 का मार्च का क्वेश्चन है। चलिए भाई साहब बताइए क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल डॉगमा? लड़का पढ़ाई कर रहा है भाई साहब, लेकिन अगर सेंट्रल डॉगमा को हम ऐसे इक्वेशन में बताएं तो क्या हो जाएगा? डीएनए, हाँ, कौन से प्रोसेस से? ट्रांसक्रिप्शन से, और प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस बाय ट्रांसलोकेशन, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा, ठीक है। ओके, सो सेंट्रल डॉगमा इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स बाय डीएनए थ्रू आरएनए। तो डीएनए से आरएनए बना बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन।
दिस इज सेंट्रल डॉगमा, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन भाई साहब, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए, ठीक है। तो भाई साहब ट्रांसक्रिप्शन, आप सेंट्रल डॉगमा को समझिए, डीएनए एरो दिखाइए, ट्रांसक्रिप्शन क्या बना, आरएनए, आरएनए एरो दिखाइए, ट्रांसलोकेशन क्या बना, प्रोटीन सिंथेसिस। तो डीएनए से mRNA का बनना, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, टेम्पलेट स्टैंड डीएनए में से एक स्टैंड निकलेगा, ये बनाएगा आपका भाई साहब मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और उसके बाद उसमें कोडिंग होगी किसकी, टीआरएनए की, और टीआरएनए की जो कोडिंग होगी वो टिकड़ियों में होगी, और ये क्या बनाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाएंगे, चिपक जाएंगे सबके साथ, ठीक है। कैसे, बाय आरआरएनए। आरआरएनए विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन दीज कोडॉन्स, ठीक है, ट्रिपलेट कोडॉन्स बोलेंगे हम इनको। और इसी से आगे चलकर क्या बनेगा भाई साहब, ठीक है, दिस इज बेसिकली गोइंग टू कोड फॉर प्रोटीन्स, ठीक है। अमीनो एसिड्स बनेंगे, अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बनेंगे, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय द ट्रिपलेट कोडॉन, 3 न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच कोड फॉर अमीनो एसिड्स इज नोन एज ट्रिपलेट कोडॉन। 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोडॉन्स मतलब ट्रिपलेट कोडॉन मतलब क्या हो जाएगा, 3 कोडॉन्स का, ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स which code with amino acid, which code for amino acid is known as triplophorol, ठीक है। 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। ध्यान रखना ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये किस फॉर्मेट में है, आरएनए के फॉर्मेट में है, डीएनए के फॉर्मेट में नहीं है। मतलब आपको यहां पे थायमाइन नहीं मिलेगा, यूरासिल ही मिलेगा, ठीक है। क्लियर है। एवोल्यूशन, व्हाट इज एवोल्यूशन भाई साहब, एवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज दैट अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स थ्रू अ लॉन्ग ड्यूरेशन। और हम बोल सकते हैं भाई साहब क्या, evolution is a progressive development of plants and animals from the ancestors having different structural and functional organization. Theory of evolution, 3.5 billion years ago only simple elements were present in the oceans. पूरे भाई साहब ओशंस में सिंपल एलिमेंट्स थे, जैसे आपका भाई साहब अमोनिया का एनवायरमेंट था, ठीक है, ऑक्सीजन लेस एनवायरमेंट था, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक compounds formed from these simple elements. We have seen that this was proved by Oparin and Haldane, ठीक है। Proteins and nucleic acids were formed and larger and complex organisms were formed from this, ठीक है। इससे भाई साहब theory of evolution है। Larger and complex organisms से natural selection होना चालू हो गया, nature select करने लगा, ठीक है। Some of the cells were selected against the others. Slow and gradual changes से larger and complex organisms were basically formed. इसी को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है, व्हाट आर दिस, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज इन द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, माउथ स्ट्रक्चर, पोजीशन ऑफ आईज, लीफ शेप, लीफ वेनेशन। एनाटॉमिकल एविडेंस क्या होता है भाई साहब, हमने देखा कि एनाटॉमिकल एविडेंस क्या होता है, एनाटॉमिकल एविडेंस बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज इन द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एनिमल्स। तो हमको ये सारे एविडेंसेस के बतौर मिले हैं, ठीक है। फॉसिल इम्प्रिंट से हमको ये सारी चीजें मिली हैं, वी हैव स्टडीड दिस, ठीक है। ओके, वेस्टिजियल ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। व्हाट इज वेस्टिजियल ऑर्गन, एनीवन हैज एनी नॉलेज अबाउट इट, एग्जाम दे चुकी हो, अच्छा बहुत बढ़िया। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, नॉट इन यूज बट स्टिल प्रेजेंट इन योर बॉडी। तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन फिलहाल उसका कोई यूज नहीं है। फिलहाल का मतलब क्या है, किसी टाइम पे था, किसी टाइम पे था। जैसे हमारा एक अपेंडिक्स होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं हम इसको, ठीक है। ये हमारे टेल बोन के इधर होता है, इसका बॉडी में कोई यूज नहीं है, लेकिन भाई साहब अगर ये टॉक्सिक हो गया तो बहुत सीवियर पेन कॉज होगा, उल्टियां होंगी, इंसान कोलैप्स भी कर सकता है, ठीक है। इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। आज की तारीख में काफी सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। ये क्यों है भाई साहब, अगर ये ऐसा चीज जो टॉक्सिक हो सकता है, ये है क्यों हमारे बॉडी में, ठीक है। द रीजन व्हाई इट इज देयर इज बिकॉज जब हम रॉ फूड खाते होंगे, आज की तारीख में हम कुक फूड खाते हैं, लेकिन ऐसी थियरी है कि हो सकता है, हमने तो भाई साहब लाइट बहुत बाद में डिस्कवर किया, लाइट डिस्कवर किया, उसके बाद भाई साहब हमने जलाना सीखा, जलाने के बाद हमने कुक करना सीखा। तो कुक करने से क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स या सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्लांट ओरिजिनेशन ऑफ फूड में, वो बेसिकली चला जाता है, लेकिन अनकुक्ड फूड में वो रह जाता है, रॉ फूड में, ठीक है। अगर आप कच्ची सब्जियां खाएंगे, जैसे भैंस को देखो भाई पूरा दिन चबाता ही रहता है, ठीक है, खाते कम है चबाते ज्यादा हैं, क्यों, क्योंकि भाई साहब वो रूमिनेंट्स हैं, उनका खाना जाता है पेट में, फिर बाहर आता है, फिर चबाते हैं, फिर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेल्यूलोज जो है वो बहुत डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करने, ठीक है। तो सेल्यूलोज बेसिकली सेल वॉल से आता है, ठीक है, प्लांट्स में। तो ये चीज जब हम रॉ फूड खाते होंगे, हमें को भी यही तकलीफ होती होगी। तो इसीलिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स
इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता था। आज की तारीख में हम ज्यादा करके कुक फूड खा रहे हैं, so we do not need it, hence it has reduced in shape and size. However, if it turns out to be toxic, then it could actually claim the life of a person if not treated on time. मेरे सामने ही मैं बोर्ड का एग्जाम दे रहा था, एक बंदा कोलैप्स होकर गिर गया, ठीक है, उसको बहुत जोर से अपेंडिक्स का पेन आया, he was not able to give his board examinations that year, immediately उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, ठीक है। तो ये अपेंडिक्स एक हो सकता है। दूसरा आपका देखो निकोटिन मेम्ब्रेन, यहाँ पे जहां पे सुबह से आपको कीचड़ निकलता है, ठीक है, उसका कोई मेम्ब्रेन का कोई यूज हमारे आईज में नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वी हैव इवॉल्व फ्रॉम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को मतलब आप अगर स्विमिंग पूल में जाएंगे तो कितनी देर ही आंख खोला रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना, आपको गॉगल्स पहनने पड़ेंगे स्पेशल वाले, ठीक है। तो अगर पानी के नीचे आंख को खुला रखना है तो यू वुड नीड एन एक्स्ट्रा कवरिंग ऑफ अ निकोटिन मेम्ब्रेन। तो हो सकता है हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हों, जिसकी वजह से वो निकोटिन मेम्ब्रेन का थोड़ा पार्ट हमारे अंदर अभी भी रह गया है। ये जो इतना बड़ा सा कान दिख रहा है आपको, आउटर पार्ट, जिसको हम पिना बोलते हैं, इट इज ऑफ एब्सोल्युटली नो यूज, और ये आपके सुनने में कोई मदद नहीं करता है, ठीक है। आपका कान किस लिए सुनने में, वो छोटा सा जो कान का होल है वही काफी है, यू विल एक्चुअली नॉट नीड दिस। हाथी के इतने बड़े बड़े कान है तो क्या ज्यादा सुनाई देता है क्या उसको, नहीं, ठीक है। ही ऑल्सो हियर्स द सेम एज यू हियर, ठीक है। तो ये जो कान का पूरा पार्ट है जिसमें आप लोग डायमंड नंबर लगा के घूम रहे हैं, ये कान भी यूजलेस है, डायमंड भी यूजलेस है, ठीक है। तो इसका कोई यूज नहीं है। अगेन इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, सो ऑल दीज आर बेसिकली वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ऐसे बहुत सारे हमारे शरीर में वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं विच हैव बेसिकली रिड्यूस्ड इन शेप बिकॉज ऑफ देयर नॉन फंक्शनिंग पार्ट, ठीक है। दे आर स्टिल एग्जिस्टिंग हाउएवर, ठीक है। Useless organs and that are degenerated or underdeveloped due to non-functionality through several years, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे अगर आप देखोगे भाई साहब, अपेंडिक्स, यहाँ पे होता है हमारा अपेंडिक्स, बहुत खतरनाक चीज है। इट इज फुल्ली फंक्शनल इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स मतलब जो काऊ, ठीक है, कैटल वगैरह जो लोग खाते हैं, मतलब सॉरी कैटल जो खाता है, ठीक है, कैटल, या आप देखोगे जो घास पत्ते खाते हैं, दीज आर नोन एज रूमिनेंट्स, ठीक है। इनके अंदर में ये फुल्ली फंक्शनल है अभी तक, क्योंकि वो डायरेक्ट फूड खा रहे हैं, रॉ फूड खा रहे हैं, तो वो सेल्यूलोज खा रहे हैं, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना मुश्किल है, तो उनके पेट में जाता है, फिर यहाँ पे, फिर बाहर आता है, ऐसा चलता रहता है प्रोसेस, ठीक है। सो इट इज फुल्ली फंक्शनल इन रूमिनेंट्स, तो विच गिव्स एन इंडिकेशन दैट वी माइट हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम रूमिनेंट्स, ठीक है। हो सकता है एक टाइम पे हम भी रूमिनेंट्स हों, ठीक है। ओके, मसल ऑफ द ईयर पिना भाई साहब, ये पूरा, ठीक है, देखो ईयर पिना, इट इज यूजफुल इन मंकीज एंड अदर एनिमल्स, monkeys and other animals like rabbits, cows, horses etc. for the movement of the ear pinna। तुमने देखा है भाई साहब, टेव, इनके कान ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे कान घूमते हैं इनके, ठीक है। हॉर्सेस के कान ऐसे घूमेंगे, ठीक है, व्हाई, बिकॉज ये साउंड के डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, साउंड कहां से आ रहा है, ठीक है, इट विल मूव। लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली यूजलेस, ठीक है। सो वी माइट हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम दीज स्पीशीज, ठीक है। इट गिव्स अस एन इंडिकेशन द ईयर पिना व्हिच इज स्टिल प्रेजेंट इन अस, व्हिच इज ऑफ नो यूज टू अस एज ऑफ नाउ, it might have been of use because we have evolved from either of these species like rabbits, cows, horses। इनके कान भाई साहब साउंड के डायरेक्शन में ऐसे घूमेंगे, आप मतलब उनके कान के घूमने के से बता सकते हैं कि इनका कॉन्सेंट्रेशन किस तरफ है, ठीक है। दे आर ट्राइंग टू हियर सम साउंड वेरी डीपली, ठीक है। ओके, टेल बोन, कॉकेक्स, बॉडी हेयर्स, निकोटिन मेम्ब्रेन जो आई में होता है, ठीक है, हमारा टेल बोन होता है, ठीक है। बॉडी, हमारा जो टेल बोन है, हमारा जो ये पूरा वर्टिबल कॉलम है, उसके नीचे एक टेल सा बना हुआ है, मतलब हमें भी कभी पूंछ हुआ करती थी, ठीक है। हो सकता है हम भी बंदर से इवॉल्व हुए हो, तो बंदरों की पूंछ होती है, उसी से टेल बोन से डेवलप होती है, तो हो सकता है वी ऑल्सो हैड यू नो दीज, हमको भी बेशक ये पूंछ हुआ करती थी एक टाइम पे, हमको भी टेल हुआ करता था, ठीक है। निकोटिन मेम्ब्रेन थर्ड आईलिड है। विजडम टूथ, अक्ल वाला दांत बोलते हैं ना, ठीक है, एक दांत जो एक्स्ट्रा उगता है आपका, विजडम टूथ बोलते हैं। ऐसा विजडम कुछ नहीं आता है उससे, ठीक है, एक जस्ट एक प्रोसेस है, वो किसी किसी को आता है, किसी किसी को नहीं आता है, ठीक है, इसको हम विजडम टूथ बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द विजडम टूथ। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, तो ये फॉसिल्स में जो इम्प्रिंट्स आते हैं, इनसे हमको पता चलता है कि भाई साहब, ठीक है, रेमिनेंट्स एंड इंप्रेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट रिमेन प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड, ठीक है। तो दैट रिमेन प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड, रेमिनेंट्स, ठीक है, जो रिमेनिंग है, ठीक है, दैट रिमेन प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड। टेक्निक यूज्ड फॉर स्टडीइंग पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस भाई साहब, कार्बन कंजम्पशन, तो हर एक एनिमल में भाई साहब ग्लूकोज है, और ग्लूकोज है तो कार्बन है, और कार्बन का एक फॉर्मेट होता है C14 आइसोटोप,
इसके डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो फॉसिल हमको मिला है ये कितना पुराना है, ठीक है। दैट्स हाउ वी विल डिटरमिन द एज ऑफ द फॉसिल। कार्बन कंजम्पशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑब्वियसली विल स्टॉप आफ्टर डेथ, ठीक है। डीकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली। तो कार्बन दो आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, एक है C12 और दूसरा है C14। तो C14 आइसोटोप भी भाई साहब डीके होता रहेगा, ठीक है। हर एक आइसोटोप डीके होता है। आइसोटोप जो होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसा बनता रहेगा। तो आप फाइनल स्टेज को देखकर बता सकते हैं कि कितने सालों पहले ये बना है। हर एक जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसके डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस से आप बता सकते हैं कि कितना टाइम लगा है, रेट ऑफ डीके होता है, ठीक है। डीकेइंग प्रोसेस टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली। The ratio of C14 to C12 changes continuously with time as C12 is non-radioactive in dead organisms. तो कार्बन दोनों फॉर्मेट में प्रेजेंट है। जो डेड ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनमें C14 भी है और C12 भी है। तो एक कंटिन्यूअसली डिसइंटीग्रेट कर रहा है, कौन सा? C14, और एक वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो इन दोनों को कंपेयर करके तुम बता सकते हो ना भाई साहब कि कितना पुराना सैंपल है, ठीक है। यू कैन एक्चुअली, and this is called carbon dating method. This is called carbon dating method. Measuring the radioactivity of C14, ratio of C14 to C12 present in the remains of dead organisms. ठीक है। अभी भाई साहब कनेक्टिंग लिंक्स क्या होते हैं? Some plants or animals that show morphological. Okay, people, now what do we mean by connecting links? देखो, जैसे अगर मैं बोलूं कि साहिल काड़के और जयंत शर्मा में बहुत मारामारी है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं भाई साहब, दिख गए तो तलवार ही निकाल लेंगे, ठीक है। अभी हमारा मिश्रा जी क्या कर रहे हैं? तो मिश्रा जी जाकर इसको बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं जयंत को, यार देख साहिल इतना भी बुरा नहीं है यार, ठीक है। हाँ ठीक है, वैसा वैसा है लेकिन इतना भी बुरा नहीं है। इधर साहिल के पास आकर ये क्या बोल रहा है कि देखो जयंत भी इतना भी बुरा नहीं है यार, तो जितना बुरा उसको बोल रहा है या जितनी बुरी तरह से उसके साथ व्यवहार कर रहा है, तो व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू? इज ट्राइंग टू be a mediator between these two, ठीक है। is mediating between these two, so these two will probably hear him. तो इसका मतलब अमन मिश्रा is a connecting link between these two, है ना। तो ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनमें कुछ ऐसे फीचर्स पाए जाते हैं जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? 9th में आपने पढ़ा था, देखो व्हाइट टेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है? ओके, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक ऐसा स्पीशी होता है जिसको हम फंगाई बोलते हैं। अभी फंगाई में अगर आप देखोगे, फंगाई में सेल वॉल है, फंगाई है सेल वॉल। फंगाई बेसिकली ब्रेड मॉल्स हो गए या आपके भाई साहब ईस्ट हो गया, इट इज द टॉप ऑफ फंगाई, ठीक है। सो इनमें होता है सेल वॉल, और सेल वॉल बेसिकली किस में होता है? प्लांट्स में। और फंगाई में एट द सेम टाइम क्या होता है भाई साहब? फंगाई में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है, विच इज बेसिकली अ न्यूट्रिशन एज इज फाउंड इन एनिमल्स, ठीक है, एज इज फाउंड इन एनिमल्स। तो अभी भाई साहब ये फंगाई क्या हो गया? प्लांट या एनिमल? इट इज अ कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। सम प्लांट्स और एनिमल्स दैट शो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बाय व्हिच दे कैन बी रिलेटेड टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जैसे पेरिपैटस अगर आप देखोगे, पेरिपैटस, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा बेसिकली हो गया इंसेक्ट्स प्रॉपर्ली, एनिलिडा मतलब रेंगते हुए जो क्रीचर्स हैं, अर्थवॉर्म्स वगैरह, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक हो गया, ठीक है। एनिलिडा का कैरेक्टर क्या है भाई साहब? सेगमेंटेड बॉडी, ऐसे बॉडी भाई साहब डिवाइडेड रहता है। थिन क्यूटिकल, पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स। पैरापोडिया मतलब फॉल्स फीट, पोडिया होता है भाई साहब आपका फीट, पैरापोडिया मतलब फॉल्स फीट, ठीक है। मतलब ऐसे पैरापोडिया होते हैं ये, ठीक है, ओके। ऑर्थोपोडा, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। जितने भी आपके ऑर्थोपोडा होते हैं, ऑर्थोपोडा मतलब क्या हो गया? ऑर्थोपोडा इज बेसिकली व्हाट? इंसेक्ट्स, ठीक है। इनके अंदर ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जैसे हमारा कैसा है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। इनका भाई साहब ऑर्गन्स क्या होते हैं? ब्लड में ऐसे डूबते हैं फिर निकलते हैं, ब्लड में से ऐसे ऑक्सीजन निकालते हैं, ठीक है। तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। हमारे अंदर ब्लड में से ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है बाय अ मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन इनके जो ऑर्गन्स है वो ब्लड में चुबाए जाते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। डक बिल्ड प्लैटिपस, ये देखिए प्लैटिपस है, ठीक है, डक बिल्ड प्लैटिपस। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। रेप्टाइल्स आपके रेंगते हुए क्रीचर्स हो गए, ठीक है, और मैमल्स आपके, मैमल्स बेसिकली दे ले देयर यंग वंस, दे डू नॉट ले एग्स, ठीक है।
रेप्टाइल कैरेक्टर क्या है भाई साहब आपका? लेइंग एग्स. मैमल्स, presence of mammary glands and hairs because they feed on their young ones by milk. So they feed through mammary glands and they have hairs. ठीक है. लंग फिश, ये दोनों कैरेक्टर्स इसमें प्रेजेंट है. किसमें? प्लैटिपस में. लंग फिश इज देयर. ठीक है. दिस बेसिकली लंग फिश. ठीक है. कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पाइसेस एंड एम्फीबियंस. पाइसेस मतलब होते हैं प्रॉपर फिशेस. एम्फीबियंस मतलब दोज विच कैन स्टे इन वाटर एज वेल एज इन लैंड. ठीक है. पाइसेस कैरेक्टर प्रेजेंस ऑफ फिन्स. ठीक है. एम्फीबियन कैरेक्टर रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ लंग्स. ये दोनों भी चीज किसमें प्रेजेंट है? लंग फिश में. सो दैट बिकम्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दीज टू स्पीशीज. एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो. देखो यहां पे फिश का देखो एम्ब्रायो, सबका एम्ब्रायो देखो ऑलमोस्ट सेम लगता है. ठीक है. फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल. When it is born, every embryo will look the same. अभी देखो धीरे धीरे चेंजेस आने लगी. ठीक है. Now you will see the changes that are happening. At the earlier stage, all embryos will have the same structure. ठीक है. तो embryology मतलब branch of biology that deals with the study of different stages of development of embryo. ठीक है. Embryological evidences are based on similarities in the embryonic development stages. तो embryonic development के stages में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं? ठीक है. बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में और मैमल्स में. ठीक है. ओके. द अपेंडिक्स इज यूजफुल इन रूमिनेंट्स फॉर डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स? सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, फैट्स और प्रोटीन्स? सेल्यूलोज. ओके. सिमिलैरिटीज इन द इनिशियल स्टेजेस इंडिकेटिंग कॉमन ओरिजिन ऑफ टॉर्टोइज एंड चिकन इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन. एम्ब्रायोलॉजिकल होगा भाई साहब, मॉर्फोलॉजिकल नहीं. एम्ब्रायोलॉजिकल क्योंकि एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट है वो सेम है. ठीक है. देखिए यहां पे बोला है ना, इंडिकेटिंग कॉमन ओरिजिन, इनिशियल स्टेजेस. ठीक है. इन द ओरिजिन ऑफ टॉर्टोइज एंड चिकन इज एन एग्जांपल ऑफ एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस. ठीक है. आई एम अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टिलिया एंड मैमल्स. व्हाट इज माय नेम? रेप्टिलिया और मैमल्स में कौन कनेक्टिंग लिंक था? डक बिल प्लैटिपस. ओके. Duck-billed platypus. Okay. Dash is a connecting link between Annelida and Arthropoda. Duck-billed platypus, lungfish, peripatus, whale. ठीक है. This will be peripatus. Explain with. अच्छा ये बताइए ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है? बाकी सब ऐसे क्यों लिखे हुए हैं? ये आंसर प्रॉम्प्ट करने के लिए या इसी को देखकर आपने आंसर प्रॉम्प्ट किया है? Why is it written like this? ये आपके पेपर में भी ऐसे ही लिखा रहेगा, लेकिन it doesn't mean कि यही नाम है. हाँ, साइंटिफिक नेम है. इट इज अ बायोलॉजिकल नेम. बायोलॉजिकल नेम हमेशा आइटैलिक्स में लिखा रहेगा. ठीक है. पेरिपैटस. एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमिकल एविडेंसेस इन एवोल्यूशन. तो की वर्ड्स जैसे हैंड ऑफ ह्यूमन, फोर लेग ऑफ ऑक्स, फ्लिपर ऑफ व्हेल, फोर लिम्स ऑफ बैट. ये सब के सब भाई साहब इनका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है. ठीक है. फंक्शन अलग अलग है. ठीक है. दैट इज कॉल्ड एनाटॉमिकल एविडेंस. एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन वेस्टिजियल ऑर्गन इज फंक्शनल in other animals. For example, vermiform appendix, ठीक है, which is not functional in us, is functional in cattle. ठीक है. Degenerated appendix, muscle of ear pinna, tailbone, body hairs, nictitating membrane, wisdom tooth, ये सारी चीजें भाई साहब दूसरी जगहों पे एक्टिव है. ठीक है. क्लियर है? विजडम टूथ इज एक्टिव वेयर? अरे भाई मुहावरा नहीं सुना है? हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और. तो हाथी का दांत जो है वो विजडम टूथ है. इट इज बेसिकली यूज्ड टू लिफ्ट लोड्स एंड ऑल. ठीक है. तो उससे वो लोड्स लिफ्ट करते हैं. ठीक है. विजडम टूथ जो हमारे अंदर कोई अकल नहीं लाता है. ठीक है. निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन which we have is of no use but it is useful for aquatic organisms. ठीक है. Body hairs which is basically present in us and it is present in huge quantities in other animals. Tailbone is present in us, however we are not having tails but monkeys and all still have tails and it is useful for their movement. ठीक है. Ear pinna, muscle of the ear pinna not useful for us but for horses and other organisms, monkeys, rabbits, it is still in use. ठीक है. Appendix again not useful in us but useful in cattle. Degenerated. ठीक है. तो ये आपके degenerated हैं हमारे body format में. ठीक है. Darwin's theory. Darwin published his original theory of natural selection in a book called The Origin of Species. His theory is based on the concept of survival of the fittest.
अभी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब क्या है कि सर्वाइवल का भाई साहब गेम चल रहा है, ठीक है। एवरी स्पीशीज ट्राइंग टू बिकम सर्वाइव इटसेल्फ, ठीक है। तो ये सर्वाइवल का एक गेम चल रहा है और जो फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थियरी ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली, मतलब बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन हो सकता है। अंडर लिमिटेड रिसोर्सेज ऑर्गेनिजम्स कंपीट with each other in a life threatening manner for their survival। भाई साहब लाइफ थ्रेटनिंग मैनर में एक दूसरे को खा रहे, कैसा भी करके जीवित रहना है, ठीक है। सो ये हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव विच शो मॉडिफिकेशंस फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन। द सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स देन गिव राइज टू न्यू स्पीशीज विद देयर स्पेसिफिक सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो न्यू स्पीशीज डेवलप होते हैं। ऑब्जेक्शंस क्या थे भाई साहब? नेचुरल सिलेक्शन is not the only factor responsible for evolution. Darwin did not explain the inheritance of useful and useless modifications, ठीक है। तो भाई साहब कैसे useful modifications हुए या कैसे useless modifications हुए, this was not explained by Darwin. No explanations regarding slow and abrupt changes, ठीक है। जो slow और abrupt changes हुए हैं, ठीक है, वो उसके बारे में भी कोई explanation नहीं था। Darwin had published a book called Origin of Species, okay। Previously asked board questions, explain Darwin's theory of natural selection, concept of survival of the fittest, ठीक है। रिप्रोडक्शन आपका हो रहा है प्रोलिफिकली, मतलब कोई भी रुकावट नहीं है रिप्रोडक्शन में, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो ऑल these organisms will compete with each other to survive. They will show modifications and new species will develop, ठीक है। लामार्किज्म क्या है? लामार्क बेसिकली एक साइंटिस्ट थे। जीन बैप्टिस्ट लामार्क gave the theory of inheritance of acquired characters from one generation to the next. His theory was based on the principle of use and disuse of organs, which states that the morphological change that occurs gradually either to specific activities of laziness or a particular organism is responsible for evolution. जैसे घोड़े से जिराफ का बनना, ठीक है, ये आपका भाई साहब लामार्किज्म बोल रहा है, ठीक है। जैसे घोड़े से, फॉर एग्जाम्पल देखो ये जिराफ, ठीक है, पहले क्या था भाई साहब, घोड़ा जो है घोड़ा ही रह गया क्योंकि उसको जिराफ की तरह भाई साहब गर्दन ऊंची नहीं करनी थी, और कुछ ने अपनी गर्दन ऊंची करने की कोशिश की और इससे वो जिराफ बन गए। तो इस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, व्हिच स्टेट्स दैट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर्स ग्रेजुअली, ठीक है, अकर्स ग्रेजुअली। जैसे अगर आप देखोगे अफ्रीका में एक ट्राइब हुआ करता था, अभी भी है शायद, कि उन लोग हर बार फीमेल्स की गर्दन जितनी ऊंची होगी उतना ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो भाई साहब उन लोग हर साल एक रिंग डाल देते हैं गर्दन में, और भाई साहब इतना लंबा गर्दन हो जाता है ऑब्वियसली, ठीक है। जापान या चाइना में बहुत दिनों तक एक रिवाज चला कि औरतों के पैर अगर छोटे होते हैं तो दे आर ब्यूटीफुल, दे आर कंसिडर्ड एज लकी। तो इसको करने के लिए जबरदस्ती का उनके पैरों को छोटे जूते पहनाए जाते थे, हर समय जूते पहन के रहने पड़ेंगे, ठीक है। सो ये सारे कुछ अलग चीजें थी, ठीक है। सो विच स्टेट दैट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, मतलब हमारे बॉडी के शेप एंड साइज में चेंजेस अकर्स ग्रेजुअली either due to specific activities, ये specific activities और laziness नहीं करना है of a particular organism is responsible for evolution. Browsing on leaves of tall plants caused the neck of giraffe to become long. Frequent hammering movements caused the shoulders of iron smith to become strong. जो लोग लोहे का काम करते हैं उनके shoulders मजबूत हो जाते हैं क्योंकि ये frequent hammering कर रहे हैं। Wings of birds like emu have become weak because of being inactive, ठीक है। तो ये ज्यादा फ्लाई नहीं करते हैं, इसके लिए इनएक्टिव हो गए, ठीक है। Legs of swans and ducks have become useful for swimming due to living in water. तो इनके लेग्स देखो वेब्ड फीट होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये ज्यादा करके वाटर में रहते हैं, इसलिए इनका फीट भी इस तरह से मॉडिफाई हो गया है, ठीक है। सो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। Snakes have lost their legs due to burrowing habits. तो इनको बरोज में रहना या बिल्स में रहना है और इसी के चलते दे हैव लॉस्ट देयर लेग्स, ठीक है। ऑब्जेक्शंस, प्रिंसिपल ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स वाज वाइडली एक्सेप्टेड बट ट्रांसफर ऑफ दोस कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वाज रिजेक्टेड। क्योंकि अगर ऐसा होता तो एथलीट का बच्चा एथलीट होता, ठीक है, साइंटिस्ट का बच्चा साइंटिस्ट होता, ठीक है। तो दैट वाज वन थिंग व्हिच वाज बेसिकली क्रिएटिंग अ डिस्प्यूट। स्पीसिएशन, ठीक है, वी हैव लर्नड अबाउट दिस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज of an organism as a result of evolution। तो एक पूरी नई प्रजाति का निर्माण होना, ठीक है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज एज अ रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन।
तो स्पीशीज क्या है भाई साहब? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन एंड ग्रोज इन स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कंडीशंस। ठीक है, तो नेचुरल रिप्रोडक्शन हो रहा है और स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कंडीशंस में, मतलब अलग अलग हैबिटेट्स होते हैं। रीजंस बिहाइंड स्पीशिएशन, क्या क्या रीजंस है? जेनेटिक वेरिएशन एंड ज्योग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, ह्यूमन एवोल्यूशन भाई साहब ये चार्ट याद करने की जरूरत नहीं है, याद आप कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखो 7 करोड़ ईयर्स अगो लास्ट डायनासोर भाई साहब डिसअपियर हो गए। मंकी लाइक एनिमल्स सिमिलर टू मॉडर्न लेमूस इन्वॉल्व, ठीक है, जो लंगूर होते हैं। ठीक है, 4 करोड़ ईयर्स अगो एप लाइक एनिमल्स इवॉल्व बाय डिसअपियरेंस ऑफ टेल, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन, improved hand function. 2.5 crore years ago in Africa, ape-like animals evolved into gorillas and chimpanzees. 2 crore years ago, human-like animals lived on land as forests declined, lumbar bones developed, erect posture, hand used for eating food and other work. Erect posture मतलब ऐसे हो गया, ठीक है। 40 lakh years ago, ape grew in size, became more intelligent. 20 lakh years ago, morphology similar to the genus Homo sapiens. ठीक है, ये याद रखना भाई साहब बहुत। 15 lakh years ago, human walking with erect posture evolved. It may have existed in China, Indonesia, and Asia. 1 lakh years thereafter, for 1 lakh years thereafter, 50,000 years ago, brains evolved. Class-wise man, that is Homo sapiens evolved. 10,000 years ago, wise man practiced agriculture, cattle rearing, established cities, cultural development took place. Abhi man is basically trying to live in societies. 5,000 years ago, art of writing was invented. 400 years ago, modern sciences emerged. 200 years ago, industries were actually established. तो इस तरह से पूरा पूरा एवोल्यूशन हुआ है. Dash can be considered as the first example of wise man. Wow. Identify the correct sequence of evolution of humans. ये पूरा चार्ट आपको भाई साहब थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है, and there is no shortcut to this. Okay. So आपका देखो प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए, ये आपका सेंट्रल डॉगमा हो गया। डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, ट्रांसक्रिप्शन से बनता है एमआरएनए, ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है देखो, टीआरएनए एमआरएनए को कोड कर रहा है, किसमें? 3-3 के तिकड़ियों में, ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं, और ट्रिपलेट कोडॉन एक एक अमीनो एसिड बना रहा है, और ये आपका राइबोसोम्स मतलब आरआरएनए इसको हेल्प कर रहा है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो 3 चीजों का इन्वॉल्वमेंट है, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, आरआरएनए पेप्टाइड बॉन्ड से भाई साहब इन दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है, चेन ऑफ अमीनो एसिड्स ट्रिपलेट कोडॉन से बनने पेप्टाइड्स एंड दीज फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। ये आपका हो गया भाई साहब सेंट्रल डॉगमा। ये जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म। और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहां पे होता है भाई साहब? न्यूक्लियस। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस और साइट इज न्यूक्लियस, ट्रांसलेशन का प्रोसेस आपका होता है भाई साहब साइटोप्लाज्म। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं भाई साहब? सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। एनाटॉमिकल एविडेंसेस क्या होता है? सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, degenerated, underdeveloped, useless organs are still present. Paleontological evidence मतलब age of fossils estimated by carbon dating method. Connecting links, annelids, fishes और reptiles. तो annelids और arthropods में connecting link कौन हो गया? Peripatus. Fishes और amphibians में connecting link कौन हो गया? Lungfish. Reptiles और mammals में connecting link कौन हो गया भाई साहब? Duck-billed platypus. ठीक है, embryological evidence, सिमिलैरिटी इन एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट जो हो रहा है उसमें जो सिमिलैरिटी होती है उसमें हम बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस प्रोलिफिकली, मतलब ये भाई साहब प्रोडक्शन करते ही जा रहे हैं। लाइफ थ्रेटनिंग कंपटीशन है और इससे भाई साहब होते हैं आपके मॉडिफिकेशंस। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दैट वाज प्रपोज्ड बाय डार्विन। बेनिफिशियल मॉडिफिकेशंस, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव्स कंपटीशन, इट रिप्रोड्यूसेस, देन new species are formed, accumulation of characteristics over generations. Non-beneficial modifications eliminated, organism जो है तो भाई साहब perish हो जाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक एक्टिविटीज अगर परफॉर्म कर रहा है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस से डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स होता है। ठीक है, लेजीनेस और नो यूज ऑफ ऑर्गन, मॉर्फोलॉजिकल चेंज, डीजेनरेशन ऑफ ऑर्गन्स, और यही डीजेनरेटेड ऑर्गन्स अगर प्रेजेंट रहते हैं हमारे बॉडी में तो उनको हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ठीक है, degeneration, acquired characteristics are transferred to the next generation, ऐसा माना जाता है अंडर लामार्किज्म। ठीक है,
थियरीज ऑफ एवोल्यूशन, आपके 3 स्पीच थियरीज हैं। एक हो गया आपका नेचर का सिलेक्शन, नेचर विल सिलेक्ट द बेस्ट, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स विल कीप ऑन रिप्रोड्यूसिंग, हाउएवर अंडर द सर्कमस्टेंसेस नेचर विल सिलेक्ट द बेस्ट आउट ऑफ देम एंड द बेस्ट विल सर्वाइव। लामार्किज्म भाई साहब क्या बोल रहा है, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी ट्रांसफर होते हैं, ऐसा लामार्किज्म बोल रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता तो साइंटिस्ट का बच्चा साइंटिस्ट होता और एथलीट का बेटा एथलीट होता। लेकिन लामार्किज्म जिराफ के थियरी को लेकर चल रहा है, ठीक है। स्पीसिएशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड ज्योग्राफिक आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब एक अलग ही स्पीशीज, जैसे हमने देखा बीटल्स का उस दिन, ठीक है, ये एक टाइप का रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन मतलब कैसा हो गया, समझ लो एक आपने देखा है ब्लैक बियर है और एक पोलर बियर है, तो भाई साहब जब सेपरेट आउट हुआ कॉन्टिनेंट, एक पहुंच गया अंटार्कटिका में, एक इधर ही रह गया। दिस नेवर चेंज, दिस चेंज्ड बिकॉज इट रीच्ड अ डिफरेंट प्लेस ऑल टुगेदर। और इसी के साथ समाप्त होता है हमारा चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टुडे।